विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में 19 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा, पूरे 100 में 100 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। देखिए, समय होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए निर्देश दिया, अपन निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। देखिए निर्देश में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और फिर चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्द यानी कि एक वाक्य में देना है। और पांचवा है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है। और फिर 7वां है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए यानी सामने दिए गए, यानी जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने उतना अंक उसका लिखा हुआ है। अब देखिए हमारा क्या बहुविकल्पीय प्रश्न, तो कह रहा है निम्नलिखित 10 प्रत्येक प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए। आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जहां पर आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी जो सही उत्तर हो उसे अपनी कॉपी में लिखना होगा, चारों को नहीं लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन है लिथुआनिया, बी ऑप्शन है एस्टोनिया, सी ऑप्शन है ललाविया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है श्रीलंका। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा म्यांमार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बजट में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राजील। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। ए ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 और सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1949 और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1950। तो महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1951 और डी ऑप्शन है 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1953। इसका सही उत्तर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1952। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो भारत ने किसके साथ, चीन के साथ पंचशील समझौता किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री,
सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है बीबी गिरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। देखिए इस प्रश्न हमारे दो दो नंबर के हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया दूसरी दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले देशों, दो देशों के नाम लिखे, यानी ऐसे दो देश का नाम बताइए जो दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाते हों। तो एक हो गया पोलैंड, दूसरा हो गया हंगरी। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आसियान के दो संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो देखिए आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। आगे क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान विवाद के दो कारण बताइए। तो देखिए भारत और पाकिस्तान विवाद के दो कारण पूछा। हम यहाँ पे आपको जितने भी कारण सब बता देते हैं। जैसे देखिए कश्मीर मसला हो गया, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के प्रमुख कारण हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निषेधाधिकारिणी वीटो पावर से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई, यानी वीटो पावर की हिंदी होती है निषेधाधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पांचों अस्थायी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। ये होता है वीटो पावर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरे की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है शहरीकरण और औद्योगिकरण, दूसरा है वनों का विनाश जिससे क्या है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। तो उत्तर देखिए भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया मणिपुर में। इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी के दो प्रमुख नेता हैं, एक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे हैं बलराज मधोक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। उत्तर देखिए आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। नंबर एक है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दूसरा है समाजवादी मॉडल। तो देखिए उदारवादी पूंजीवादी मॉडल क्या था। यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। और समाजवादी मॉडल, यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर देखिए नेहरू की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्य थे। नंबर एक है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आ गया अब लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो उत्तर देखिए आपको लिखना है, आसियान के निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर एक है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक। तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय क्या होता है। तो देखिए उत्तर इस हेडिंग में आपको लिखना है, यह आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है। उसके बाद देखिए आसियान सामाजिक, तो देखिए इसके अंतर्गत आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए
सांस्कृतिक समुदाय इसका औचित्य आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना है। इसके अलावा आसियान समुदाय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करना और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना आसियान का औचित्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिस पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताइए जिन पर असहमति है। तो देखिए उत्तर, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। अब देखिए सहयोग के मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए भारत बांग्लादेश सहयोग के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। उसका देखिए यह है सहयोग के मुद्दे। अब देखिए असहयोग के मुद्दे क्या हैं। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के असहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या और दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है किस प्रकार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा अभिकरण है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था अनेक कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना आदि। तो इतना आपको लिखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में कि यह क्या है। यह देखिए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में है। और यह से संबंधित है, या विश्व के जो स्वास्थ्य कार्य हैं उससे संबंधित है। और यह लोगों की मानसिक बीमारी और फिर शारीरिक बीमारी क्या करता है, इसको क्या है, इसको बीमारी को दूर करने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 को कितनी थी, 164। इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी भी मौजूद है। इस संगठन के उद्देश्य भी बताइए। तो देखिए सैन्य गठबंधन में कई देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने और रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में नाटो नाम से एक सैन्य गठबंधन मौजूद है। सैन्य गठबंधनों का निर्माण अनेक देश के माध्यम से अपने किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया गया था, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो,
सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट तथा यूरोपीय देशों व अमेरिका ने मिलकर सेटो की स्थापना की। नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य संगठन है और नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई। देखिए सैन्य गठबंधन, जैसे कि 2-3 देश मिलकर अपने सैनिकों का गठबंधन करते हैं और एक ग्रुप जैसे बनाते हैं, तो जैसे कि लड़ाई होती है उस प्रकार से 2-3 देश मिलके अपना एक नाम दे दिए, किसी संस्थान का बना दिए जिसमें कि सैन्य सैन्य गठबंधन बना दिए, जैसे कि नाटो हो गया। इस प्रकार से ये भी 3-4 देश का क्या है, गठबंधन है। सैन्य यानी कि सैनिकों का, 3-4 देशों के सैनिकों का गठबंधन है, तो यही होता है सैन्य गठबंधन। इसका उद्देश्य होता है कहीं आक्रमण करना, आक्रमण को रोकना, अपना बचाव करना। उसके बाद देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, तो उत्तर देखिए रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया गया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। और चौथा है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। और फिर पांचवा देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 27 है, रजवाड़ों के भारत में विलय के सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचन कीजिए। उत्तर देखिए देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, से 23 और नागपुर से 38 और काठियावाड़ से 250 तथा बम्बई से व पंजाब से की रियासतें इसमें शामिल थीं। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल कर दिया। देशी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार पटेल को कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह भी कहकर अपने पास रख लिया कि यह एक समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है परमाणु, क्या है, भारत की परमाणु नीति, हमें इस पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए भारत की परमाणु नीति आप हेडिंग डालकर आप उस पर पॉइंट में टिप्पणी लिखेंगे, ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेगा। तो पहला है भारत ने परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। देखिए भारत ने परमाणु नीति सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार किया कि मैं अपने पास परमाणु हथियार रखूंगा, लेकिन पहले किसी पर आक्रमण उसका नहीं करूंगा। दूसरा, भारत निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तीसरा, पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। उदाहरण के लिए 1940 में डॉक्टर होम जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम में के लिए प्रयास किया गया। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा पॉइंट हमारा है, भारत परमाणु हथियार के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण पर जोर दिया। भारत ने एनटीपी परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पांचवा है, मई 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने पर जोर दिया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रीबी पर्स की समाप्ति पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखिए, सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें, यानी कि शासक को निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि राज्य का विलय किया जाना है, उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीबी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी हुई विशेष सुविधा को कुछ खास आलोचना नहीं थी। उस समय देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए। नंबर 1 है, सरकार ने हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों तथा जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का प्रदर्शन आदि संभव नहीं था। दूसरा है, जन सामान्य के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के उद्देश्य से अब कोई नागरिक न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता था। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। संपूर्ण भारत के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया और उन्हें आदेश दिए गए कि वे कुछ भी छापने से पहले सरकार की क्या है, स्वीकृति या अनुमति लें। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। पांचवा है, सरकार ने बहुत से दलों तथा समूहों पर प्रतिबंध लागू कर दिया। आरएमएस तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 है, द्राविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। यह क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों की विश्लेषण कीजिए, यानी इसकी विशेषता बताइए, इसकी क्या है, विश्लेषण विशेषता बताइए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 8 नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए, अथवा चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 8 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्लास 12 नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व करना है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 19 फरवरी को आने वाला है। कब? 19 फरवरी को होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।